हाँ, मुझे भी उतना ही अफसोस है। चलिए थोड़ा सा जल्दी सेटल हो जाए प्लीज। और जो भी बच्चे किसी और सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेशन लेके दोस्त आए हुए हैं, तो यहाँ चलना कहानी कुछ और है, तो इट्स बेटर आप चले जाइए, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं और परेशानी और क्रिएट करेंगे। चलिए, बहुत मुश्किल नहीं है डिसाइड करना दैट यू हैव टू स्टे और गो। हाँ जी, ये आखिरी बार मैं आपसे बोल रही हूं कि इमीडिएटली वापस मोड में आ जाइए तुरंत। अब आपको जितना अफसोस है इस बात का कि मैं फिर आ गई हूं लौट के, उतना ही अफसोस मुझे भी है। हाँ, इसलिए अपना अफसोस अपने पास रखें, जाहिर करने की जरूरत नहीं है। ये एक मिस्ट्री है, जब हमें पता चलेगी देन विल लेट यू नो। चलिए शुरू करें। शुरू करने से पहले पीछे चलते हैं। यार एक बात बताओ, मुझे स्मेल आ रही है या कुछ है? मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही थी, मुझे लगा तुमको हाथ चूहा हुआ जैसी गंदी सी कुछ। एसी में मर गया क्या चूहा? चुप। नहीं, एक्चुअली है भरत भैया, प्लीज देखिए उसको, या तो एसी बंद कीजिए या जो भी। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो गुड़गांव के साइड से आते हैं? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं किसी भी चीज की, फालतू हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लिया मैंने, थैंक यू। दोनों तरफ से कुल मिला के मार ही देंगे, नहीं तो गर्मी से नहीं तो वैसे। चलो कहानी शुरू करें, जिसके पैसे मिले हैं। हाँ जी, पिछली क्लास तक हमने देखा था कि भाई देखो, गेट नाम का एक एग्रीमेंट बनाया था 1948 में। टेम्पररी नेचर का एग्रीमेंट था, जिसमें केवल गुड्स और टैक्सेस नाम की चीजें इंक्लूड होती थी। ठीक है, 1980 आते आते चीजों में बदलाव हुआ और WTO की मांग तेज हो गई। ठीक है, रीजन क्या थे? जो बातें गेट में इंक्लूडेड नहीं थी, उन्हीं सब चीजों की मांगे बढ़ गई थी और WTO को एग्जिस्टेंस में लाने का शोर मचने लगा। 8th राउंड ऑफ नेगोशिएशन इन 1986, तब ये बात फाइनल हो गई कि भैया WTO बनेगा। 1993 आते आते तक ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, और 94 में बन गया और 95 में ऑपरेशन में आ गया। ठीक है, उसके बाद जब WTO की बात चली तो हमें पता चला कि देखो भैया, ऐसा है कि 3 लेवल पे ये काम करता है: मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल और कुछ स्पेसिफिक काउंसिल्स। ठीक है, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस 2 सालों में एक बार मिलते हैं, जनरल काउंसिल 1 साल में कई बार मिलते हैं, और गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल, इस टाइप की चीजें है वो रिपोर्ट करती हैं इंडिविजुअल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को अपने अपर लेवल बॉडी को। ठीक है, इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, फिर 2001 आया, दोहा राउंड हुआ, 9th राउंड ऑफ नेगोशिएशन। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आज भी एग्रीकल्चर को इंक्लूड नहीं किया गया। WTO के कुछ प्रिंसिपल्स हमने देखे थे
कि WTO किस सिद्धांत को दिमाग में रख के काम करने की कोशिश कर रहा था। तो जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने लिखवाई भी आपको अलग से, कि पहला क्या, इसका मतलब अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल आपने करवाना है तो वो सब लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी के ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं देंगे, ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल कहता है अगर एक बार उसने हमारी देश की सरहद लांघ दी तो वो हमारा ही हो जाएगा। इसका मतलब उसको उतने ही अधिकार दिए जाएंगे जितने एक डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मिलने चाहिए, ठीक है। फिर फ्री ट्रेड, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन को अलाउ किया, उसके बाद टैरिफ को एक लेजिटिमेट मेजर बनाया, उसके बाद मार्केट एक्सेस को इजी करने की कोशिश की, सेफगार्ड लोगों को और अंडर डेवलप्ड या लेस डेवलपिंग कंट्रीज को ज्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश की, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट एक अलग विंग बनाने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने आपको एग्रीमेंट याद करने का तरीका बताया था। मैंने कहा था सबसे पहले तो वो बातें जो इंक्लूडेड नहीं है 4 वो याद कर लो, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 2 टेक्निकल मेजर SPS और TBT। फिर नॉन टेक्निकल मेजर में जो याद आए वो सब एग्रीमेंट है। इंपोर्ट कोटा, लाइसेंस, उसके बाद रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। एक नई बात मैंने आपको बताई, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, जिसने कहा कि भैया सामान आने से पहले ही चेक करवा लो, या तो खुद चल जाओ और नहीं जा सकते तो अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पे हायर करके छोड़ दो और वो कार्गो निकलने से पहले इस बात के ऊपर ध्यान दे लेगा कि वो शिपमेंट एज पर योर डिजायर्ड रिक्वायरमेंट्स है या नहीं, ठीक है। ये बात हमने पिछले चैप्टर में देखी थी। आज जो हमारा यूनिट 4 है वो यूनिट 4 है एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। मैं देख रही हूँ कि इसमें से क्या कुछ सवाल है क्या, चलो कोई नहीं। हाँ जी शुरू करें। आपने मैम बादल बादल बनाने का भी कुछ काम नहीं करना, यहाँ देखना है बस। लाइन से मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, वो लाइन से ही वो सारी चीजें खत्म होती चली जाएंगी, ठीक है। मैम बात क्या है, एक्सचेंज रेट। बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो आज भी इंटरनेशनल ट्रेड है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो आज भी इंटरनेशनल ट्रेड है। इसका मतलब आज भी एक से ज्यादा कंट्रीज यहां पर, तुम लोग कर लो यार पहले, कोई बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे मूड को खराब करोगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी यार। आज भी यहाँ पे कई सारी कंट्रीज हैं और कई सारी कंट्रीज को जब आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है तो एक दूसरे की करेंसी को भी डील करना है। बोलो सही बात है। इसका मतलब जब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ किसी भी प्रकार का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन करता है तो उसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को माइंड में रखना होगा। बोलो सही बात है। तो इसीलिए एक शब्द आया एक्सचेंज रेट। क्या? एक्सचेंज रेट, जो कहता है कि किसी एक देश की करेंसी को सामने वाले की करेंसी के कंपैरिजन में कितने यूनिट्स में देखा जा सकता है उसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। सॉरी, क्या बोला मैंने, मैं फिर दोहराती हूं कि जब भी किसी एक देश की एक यूनिट करेंसी को दूसरे देश की कितने यूनिट्स में देखा जाता है उन कंपैरिजन को कहते हैं एक्सचेंज रेट्स। इसका मतलब अगर $1 73 रुपए का है तो इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ डॉलर will be equals to 73 units of Indian rupees। ये कहलाता है एक्सचेंज रेट। बोलो ठीक है। एक देश की करेंसी लेने के लिए आपको दूसरे देश के कितने यूनिट्स देने होंगे या कितने यूनिट्स खर्च करने होंगे, ये
ये जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है वो कहलाता है एक्सचेंज रेट। अब ध्यान से सुनना, कोई टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, लाइन से बस बात सुनते जाना। ये कौन? इंडिया। दूसरा कौन? ये हमारा देश है। इसका मतलब कौन सा कंट्री? होम कंट्री, जहां हम रहते हैं। ये मेरे लिए विदेश है, इसका मतलब ये कौन सी कंट्री? फॉरेन कंट्री। यहां देखना है ध्यान से, हीरो बनना ज्यादा, ठीक है? ठीक है। $1 कितने रुपए का है? 5 रुपए का है। बोलो ठीक है। क्या मैं ये कहूं $0.2? ठीक है, ठीक है, बोलो। ये दो ढंग से इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप लिखा गया है, ध्यान से सुनना है। और जिनको भी लगता है कि आपको उसको लिखने की जरूरत है तो कैसे भी नहीं से सुनना बेटा, सब लिखवाऊंगी मैं। यहां मैंने लिखा है कि $1 खरीदने के लिए तुमको 5 रुपए देने होंगे। बोलो ठीक है। इसका मतलब ये मुझे दिखा रहा है द यूनिट ऑफ होम करेंसी। बोलो, द यूनिट ऑफ होम करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। पहले वाला यही नजर आ रहा है। दूसरा वाला क्या नजर आ रहा है? डैश यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी टू गेट माई होम करेंसी, यही दिख रहा है। तो यहां देखेंगे, इस एक्सचेंज रेट को कहते हैं क्या? डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट का मतलब एक फॉरेन करेंसी पाने के लिए आपको कितने यूनिट ऑफ होम करेंसी देना होगा, उस एक्सचेंज रेट के कोट को कहते हैं डायरेक्ट कोट। बोलो ठीक है। और ये कहलाता है इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट का मतलब whenever the exchange rate is based on the home currency, then it is known as indirect quote। और इसमें भी दो शब्द होते हैं। जिसका भी एक्सचेंज रेट बताया जाता है उस करेंसी को कहते हैं बेस करेंसी, और जो करेंसी उसके बदले में सामने रखी जाती है उसको कहते हैं काउंटर करेंसी। बोलो ठीक है। मैम एक बार और बता दो, इस केस में $1 इज इक्वल्स टू ₹5 में किसका एक्सचेंज रेट बताया जा रहा है? डॉलर का। किसके रिस्पेक्ट में? रुपीज के रिस्पेक्ट में। बोलो ठीक है। तो डॉलर बना बेस करेंसी और रुपीज बना काउंटर करेंसी। बोलो ठीक है। दूसरे वाले कोट में मैम रुपीज बना बेस करेंसी और डॉलर बना काउंटर करेंसी। इसका मतलब जब आपको डायरेक्ट कोट की डेफिनेशन लिखने के लिए बोलेंगे तो आप बताएंगे इन डायरेक्ट कोट foreign currency is the base currency and the home currency is the counter currency, and in indirect quote home currency is the base currency and the foreign currency is the counter currency। बोलो ठीक है। ठीक है। आप इसकी दो तरीके की परिभाषा लिख सकते हैं। एक, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ होम करेंसीज टू बी एक्सचेंज्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज डायरेक्ट कोट। द n number of dash number of units of foreign currency to get exchanged for 1 unit of home currency is indirect quote। बोलो ठीक है मैम। ठीक है। यहां देखो, यहां एक बैंक है, यहां एक बैंक है। ये बैंक मुझे डिफरेंट प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। क्या ठीक बात है? ठीक बात है।
उस एक फाइनेंशियल सर्विसेज में है सेलिंग एंड बाइंग ऑफ फॉरेन करेंसीज। ठीक बात है मैम, एकदम ठीक है। ये तो हम सुनी सुनाई बातें हैं कि आप बैंक में जाके डॉलर को या तो एक्सचेंज कर सकते हो या वहां जाके पैसे देके बदले में डॉलर ले सकते हो। बोलो ठीक बात है मैम, एकदम ठीक है। मान लो यहां रेट लिखा है 70.01, ठीक है, एंड 70 मैम ये क्या है 71.00 या 71। बेटा दो रेट लिखे हैं, ध्यान से सुनना है, ये ना बहुत जरूरी है। आगे ना एफएम समझ आएगी, अगर कुछ ऐसा आ गया ना एसएफएम समझ आएगी आगे। यहां देखो, ठीक है, बैंक ने ना ये रेट लगा रखा फॉर डॉलर। आपने पूछा भैया डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ये रख दिया उसने सामने, जी ये रेट है। आपने कहा ये तो दो रेट है, इसका मतलब या तो इतने में मिलेगा या इतने में। बोले नहीं, अगर तुम हमसे सुनो, ये बैंक अपने लिए रेट बता रहा है। सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो क्या चीज में होते हैं, नहीं सुनो ध्यान से, मैंने कहा बाइंग और सेलिंग रेट, तो हमारे बाइंग और सेलिंग के लिए नहीं, आपको बैंक बन के सोचना है। इसका मतलब हमेशा एक बात तो तय है कि कोई भी बिजनेसमैन कम में सामान खरीद के ज्यादा में बेचेगा। इतिहास गवाह है इस बात का, तो बचपन से यही सिखाया है हमको। तो ये जो रेट है वो हमें कौन बन के सोचना है, बैंक बन के। इसका मतलब बैंक कह रहा है कि अगर तुम मुझे डॉलर बेचने आए हो तो मैं $1 70 में खरीदूंगा। बोलो, मतलब अगर तुम मेरे पास $1 लेके आए हो, मैं बैंक हूं, मैं कहता हूं मैं $70 में डॉलर खरीदूंगा। इसका मतलब अगर तुम मेरे पास $1 लेके आओगे तो उसके बदले मैं तुम्हें $70 दूंगा। बोलो ठीक है। लेकिन मैं बैंक, जब तुम मुझसे डॉलर खरीदने आओगे तब उस केस में मैं तुमसे $71 लूंगा। बात समझ में आ रही है? फिर से बताऊं, ठीक लग रहा है? बाइंग का मतलब बैंक आपसे खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली कम पैसे देगा, लेकिन जब आपको वो फॉरेन करेंसी बेचेगा तो उस बात के ज्यादा पैसे आपसे लेगा। बोलो ठीक है। तो व्हेनेवर दिस इज रिटर्न, यही तरीका होता है फॉरेन करेंसी के रेट्स को दिखाने का, जिसको कहता है बैंक। दिस इज नोन एज अ बाइंग रेट, दिस इज नोन एज अ सेलिंग रेट ऑफ द फॉरेन करेंसी। बोलो ठीक है। हमेशा बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचना है, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं। बोलो ठीक है। एक्सचेंज रेट जब भी ऐसे कुछ लिखे होंगे तो ये बैंक बता रहा है कि दिस विल बी माय बाइंग रेट एंड दिस विल बी माय सेलिंग रेट। बोलो ठीक है। अब बताओ दुनिया में आपके हिसाब से सबसे पावरफुल करेंसी कौन सी है? मैम ऐसे देखोगे तो कुवैती दिनार। ठीक है, सुनो 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 मैम, अगर आप एक्सचेंज रेट के हिसाब से पूछोगे तो कोई और है, और अगर एक्सेप्टेंस के मामले में पूछोगे तो कोई और है। बोलो ठीक बात है? मैम नहीं है ठीक बात। ध्यान से सुनो, मैंने आपसे पूछा दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी क्या है, तो आपने पूछा मैम किस पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हो। अगर आप एक्सचेंज रेट के पर्सपेक्टिव में पूछ रहे हो तो कोई और है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर एक्सेप्टेंस में पूछ रहे हो तो कोई और है। आपके हिसाब से वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस में सबसे ज्यादा कौन सी है? कौन सा डॉलर? यूएस डॉलर्स। क्या यूएस डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ट्रेड को चलाने में मदद करती है? इसका मतलब आप किसी भी देश को यूएस डॉलर दोगे तो वो कभी उसको मना नहीं करेगा। या आप अगर अपने अंदर भी रख के सोचो तो अगर कोई आपको डॉलर में पेमेंट करेगा, यू विल बी मोर देन हैप्पी कि लाओ डॉलर दे दो। तो वो करेंसी
जो मैक्सिमम कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्टेबल है और इंटरनेशनल ट्रेड चलाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस करेंसी को व्हीकल करेंसी कहते हैं। कौन सी करेंसी? व्हीकल का काम क्या है? चीजों को चलाना। तो भाई व्हीकल करेंसी का मतलब वो करेंसी जो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड, मैंने पहले क्या कहा था, मैक्सिमम कंट्रीज में, मैंने इस बात की कभी आपसे अश्योरेंस दी कि पूरा विश्व मानता है। हमने क्या कहा? मैक्सिमम कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती हैं और वो करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। उस करेंसी को कहते हैं व्हीकल करेंसी। बोलो ठीक है। अभी तक कितनी बात हुई? ये सारे आपके टॉपिक्स चल रहे हैं, सब आपके टॉपिक्स चल रहे हैं लाइन से। पहला, एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? जब दो डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए पर यूनिट अपना कंपैरिजन करती हैं, तब वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। ठीक है। डायरेक्ट कोट क्या? जब फॉरेन करेंसी बेस करेंसी हो और होम करेंसी काउंटर करेंसी हो तो डायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट, होम करेंसी बेस करेंसी हो और फॉरेन करेंसी काउंटर करेंसी हो तब वो इनडायरेक्ट कोट कहलाती है। बाइंग और सेलिंग रेट किसके एस्पेक्ट में होता है? बैंक के एस्पेक्ट में होता है। और इसको कुछ इस ढंग से पढ़ते हैं कि जिस रेट में बैंक आपसे फॉरेन करेंसी खरीदता है वो बाइंग रेट कहलाती है, जिसमें वो बेचता है वो सेलिंग रेट कहलाता है। बोलो ठीक है। ठीक है। अब यहां देखना है। अच्छा, ये कुछ थ्योरेटिकल तो नहीं लग रहा ना? ऐसा कुछ रोजमर्रा की जिंदगी है। इधर देखेंगे ध्यान से बेटा। आज मान लो तारीख है 1 जनवरी किसी भी साल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज $1 का रेट 20 रुपए है। ध्यान से सुनना है, ठीक है। लेकिन मेरे जो देश के हालात हैं, बड़े ध्यान से सुनना है, उसके हिसाब से अगर मैं यहां से खड़ा होकर देखूं तो मुझे लग रहा है कि शायद 3 महीनों में ये रेट 22 रुपए तक पहुंच सकता है। आज आपको 2 रुपए लग रहा है, लेकिन सोचो किसी को $1 लाख की पेमेंट करनी हो या किसी के $1 लाख पेमेंट आनी हो तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा? 100% पड़ेगा। ये बहुत, खैर हमने तो एक्सट्रीम मार्जिन ले लिया, इतना मार्जिन होता है, लेकिन फिर भी हमें समझना है बातों को, ध्यान से सुनना है। आज रेट क्या? 20। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने बाद रेट क्या हो जाएगा? 22। आज के रेट को कहते हैं स्पॉट रेट। आज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के दिन पे जो एक्सचेंज रेट होता है उस रेट को कहते हैं स्पॉट रेट। बोलो ठीक है। और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जो रेट होगा उसे कहते हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड रेट। क्या? फ्यूचर और फॉरवर्ड रेट। फिर से बताऊं, ठीक है। फ्यूचर या फॉरवर्ड, आगे चल के जो रेट होगा। देखिए ये ऐसे टॉपिक्स है ना जिनके ऊपर दिन भर बात की जा सकती है। अब इसके ऊपर जो नॉर्मल एक ट्रेडर है वो हेजिंग करता है, हेजिंग हमारे अभी मतलब की नहीं है, ठीक है। वो ऐसी चीजें हैं कि हम अगर उसमें जाएं तो हम घुसते ही चले जाएंगे, नेवर एंडिंग टॉपिक। अभी हमारे लिए क्या है दोस्त? आज का रेट, कल का रेट, फ्यूचर या फॉरवर्ड रेट। अब ध्यान से सुनना। अब एक चीज हो सकती है मैम, क्या हो सकता है? ये है स्पॉट रेट और ये है फॉरवर्ड रेट। कल मतलब फ्यूचर में या तो स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट से ज्यादा होगा या तो कम होगा। बोलो मैम, ये तो साधारण सी बात है, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा मानते 1 पैसा 2 पैसा तो ऊपर नीचे होगा ही। ध्यान से सुनना, जब फॉरवर्ड रेट स्पॉट रेट से ज्यादा होता है, कौन ज्यादा किससे?
स्पॉट रेट से ज्यादा होता है तो उस डिफरेंस को फॉरवर्ड प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ोतरी हो गई किसमें? स्पॉट रेट में। वो करेंसी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन सब अभी बात करेंगे, लेकिन ये बताओ, अगर फॉरवर्ड स्पॉट से ज्यादा तो प्रीमियम, अगर फॉरवर्ड स्पॉट रेट से कम तो डिस्काउंट। अरे मैम ये तो फेस वैल्यू टाइप की बात हो गई। हाँ, अगर स्पॉट रेट ज्यादा किससे? फॉरवर्ड से, तो क्या? अगर कम तो प्रीमियम। या अगर आप इसका उल्टा भी याद रख सकते हो तो ज्यादा आसान है। अगर फॉरवर्ड ज्यादा तो प्रीमियम, डिफरेंस इज प्रीमियम। अगर कम तो डिस्काउंट। बोलो ठीक है। मैम कितनी सारी बातें बता दी आपने, 1 मिनट याद तो करा दो। डायरेक्ट कोट फॉरेन करेंसी बेस, सामने वाला काउंटर। इनडायरेक्ट कोट होम करेंसी बेस, सामने वाला काउंटर। आज के दिन का रेट स्पॉट रेट, कल का रेट फॉरवर्ड रेट। अगर कल ज्यादा तो प्रीमियम, अगर कम तो डिस्काउंट। वो देश जिसकी करेंसी ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड है और मैक्सिमम यूज होती है इंटरनेशनल ट्रेड में, वो कहलाता है वेहिकल करेंसी। बोलो ठीक है, वेहिकल करेंसी। अभी तक हम लोग दो देशों की बात कर रहे थे, इंडिया यूएसए, इंडिया यूएसए। अब मेरे पास 3 कंट्रीज हैं, ए एंड बी, बी एंड सी। ए और बी के बीच में अपना एक एक्सचेंज रेट है, ठीक बात है, 100%। वैसे ही बी और सी के बीच में एक अपना एक्सचेंज रेट है। बोलो ठीक बात है मैम? बिल्कुल ठीक बात है। इसी के ऊपर एक बात आती है कि जब आपके पास 2 अलग अलग कंट्रीज जिसमें एक कंट्री कॉमन होती है और जब इन दोनों का एक्सचेंज रेट निकलता है, दैट इज ए एंड सी, इस रेट को कहते हैं क्रॉस रेट। कौन सा रेट? क्रॉस रेट। मैम क्या, जब 3 कंट्रीज हैं और उसमें से एक कंट्री कॉमन है, तो जब बची हुई दोनों कंट्रीज के बीच का एक्सचेंज रेट निकलता है, उस रेट को कहते हैं क्रॉस रेट। बोलो ठीक है। कितनी सारी बात हमें पता चल गई, यही से देख के देखो। डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, बेस करेंसी, काउंटर करेंसी, बाइंग रेट, सेलिंग रेट, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, दोनों का डिफरेंस, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद ज्यादा है तो प्रीमियम, कम है तो डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद आपको एक शब्द पता चला, व्हीकल करेंसी। उसके बाद क्या पता चला? कौन सी करेंसी? सॉरी, कौन सा रेट? क्रॉस रेट। आगे बढ़े, यहां तक ठीक लग रहा है? आगे बढ़े, चलिए। यहां देखेंगे, अब मैम हमें भी लिखना है क्या? नहीं। क्या लिखा मैंने? एक्सचेंज रेट्स रिजीम। ठीक है, ध्यान से सुनना है। एक्सचेंज रेट रिजीम्स का मतलब है व्हाट आर द वेज टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेट। व्हाट आर द वेज टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेट्स? देयर आर 2 types of exchange rate regimes. First is fixed exchange rate regimes and second is a floating exchange rate regime. पहला फिक्स एक्सचेंज रेट regime और दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट regimes. ध्यान से सुनना है, हर एक्सचेंज रेट के पीछे 2 सोर्सेस का हाथ होता है। ध्यान से सुनना है, हर एक्सचेंज रेट के पीछे 2 सोर्सेस का हाथ होता है। हाथ नंबर 1
is the market situation. That is what is your position in the international market. इसका मतलब अगर तुम वो देश हो जो मैक्सिमम इंपोर्ट और लेस एक्सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी डिमांड मार्केट में कम होगी। कम क्यों होगी? तुम्हारे एक्सचेंज रेट कम होंगे, ठीक है, कम इन द सेंस तुम्हारी वैल्यू कम होगी। लेकिन वो देश जो बहुत एक्सपोर्ट करता है और लेस इंपोर्ट करता है तो उसकी करेंसी की डिमांड हाई होगी और वो थोड़ा पावर में ज्यादा होगा। आपने ये बात सुनी होगी कि अगर हम किसी देश से कॉन्टिन्यूसली इंपोर्ट करते हैं तो हमारी देश की करेंसी उसके सामने वीक पड़ने लगती है। बोलो सही बात है। एक कारण तो ये हो गया, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अराइज्ड इन द मार्केट। इसमें किसी और का हाथ नहीं है। मार्केट अपने आप ही इस बात को तय कर लेता है कि सामने वाले की करेंसी की वैल्यू बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। क्या मैं जो बात बोल रही हूं ऊपर से तो नहीं जा रही है ना? और अगर जा रही है तो वो आपकी जिम्मेदारी है मुझे रोकना, ठीक है? ठीक लग रहा है? एक हाथ तो ये हो गया जिसमें किसी और का पर्टिकुलर हाथ नहीं है। तुम जैसा परफॉर्मेंस मार्केट में करोगे वैसे तुम्हारी देश की करेंसी के ऊपर असर पड़ेगा, चाहे अच्छा या बुरा, ठीक है? और दूसरा हाथ होता है सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का। मैम सेंट्रल बैंक वो देश, वो बैंक जो हर देश की बैंकिंग पॉलिसीज को रेगुलेट करता है उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं। हमारे देश के लिए आरबीआई, ठीक है? इसका मतलब एक्सचेंज रेट निकालने के दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक सीधा बोल दे कि अगर भैया डॉलर लेना है तो $1 का कीमत 60 रुपए है। हमें नहीं मालूम मार्केट में क्या चल रहा है। अगर तुम्हें हमारे साथ डॉलर में डील करना है तो हम $1 का 60 रुपए देंगे, तुम देख लो, ठीक है? और दूसरा रास्ता क्या है कि मार्केट में अपने कंट्री का परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके एक्सचेंज रेट में जो प्लस माइनस होता है वो, तो दो रेट्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग। अब आपको समझ आ गया कौन सा फिक्स्ड कौन सा फ्लोटिंग? सॉरी। क्या पहले वाले में फिक्स थी बातें? $1 का, ऐसा $1 का 60 रुपए, वो कौन सा रिजीम? फिक्स्ड रेट रिजीम। लेकिन दूसरे वाले में फ्लोटिंग। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम इज ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम, ठीक है? अब सुनो ध्यान से बात। मान लो अगर आपको सवाल आए व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, तो आप क्या बताएंगे? इन दिस exchange rate regime the exchange rate is being fixed, ठीक है, and which does not get changed by the fluctuation in the international market। वो ठीक है, नाम ही क्या है? फिक्स्ड। दूसरी बात, in fixed exchange rate regime there is a major involvement of central bank and government to finalize the fixed exchange rate। दो बातें आपको याद रखनी, एक तो बदलेगा या नहीं बदलेगा और कौन इसको रेगुलेट करेगा। दूसरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम्स, कौन हो गया ये? ऑल्सो नोन एज फ्लेक्सिबल। इन दिस एक्सचेंज रेट रिजीम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड by the demand and supply factor in the international market. That is, there is no control of the central bank and the government। आप बताओ आपके हिसाब से कौन सा चलता होगा रियल लाइफ में? फ्लेक्सिबल, क्योंकि अगर गवर्नमेंट फिक्स्ड कर देगी तो ऑटोमेटिकली जो बाहर के एक्सपोर्टिंग देश हैं वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोलो ठीक?
देखिए हम बहुत सारे और टाइप्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे केस में अभी हमें ये सिर्फ दो ही देखने हैं। कौन कौन से? फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड क्या कह रहा है भाई, देखो किसमें फिक्स्ड है, मार्केट की फ्लक्चुएशन का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्लोटिंग क्या बोल रहा है? फिक्स्ड नहीं है, पूरा का पूरा मार्केट डिटरमाइंड है। यहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट है? सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट का, और वहां सिर्फ मार्केट में होने वाली फ्लक्चुएशंस का, वहां पे किसी भी प्रकार का सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। बोलो ठीक है। मैम अब थोड़ा थोड़ा चीजें एक बार और बता दो। अब मैंने आपको शुरुआत से क्या बताया? डायरेक्ट कोट, होम बेस करेंसी, काउंटर करेंसी, ठीक है, उसके बाद बाइंग रेट, क्रॉस रेट, ठीक है ना, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, दोनों का डिफरेंस, प्रीमियम और डिस्काउंट। उसके बाद एक बताई व्हीकल करेंसी, जो हमारे केस में डॉलर है आज के दिन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्सचेंज रेट निकालने के दो रास्ते हैं, वो कौन कौन से? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। फिक्स्ड कहता है कि जब किसी देश के सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट मिलके काम एक्सचेंज रेट सेट करते हैं तब ये चलता है। अच्छा बताओ, देखिए मैंने देखा, ऐसा नहीं कि यहां से दिखता नहीं है, और स्पेसिफिकली मुझे बहुत खराब लगता है किसी को भी पर्सनली बोलने में, लेकिन अगर आपकी हिंदी और दिमाग दोनों कमजोर हैं, चलो आगे बढ़े क्या? अच्छा बताओ, कितनी कंट्री बताइए आपको? दो, एक होम कंट्री और जिसमें हम नहीं रहते हैं वो फॉरेन कंट्री। चलो आगे बढ़े। चलो यहां देखेंगे ध्यान से। ये तो तय हो गया कि एक होता है, एक होता है फ्लोटिंग, ये ठीक है, ठीक है। आगे चलें। यहां देखो, मैंने आपको बार बार एक बात बोल रही हूं मैं कि दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। वो बात एकदम छाप लो दिमाग में, अभी काम आएगी। दो कंट्री, होम कंट्री और फॉरेन कंट्री। ये ऐसे नहीं देखना, अभी डायरेक्ट कोट लिखा मैंने, $1 इज इक्वल्स टू 5 रुपीज। 3 महीने के बाद $1 हो गया 4 रुपए। सुनो मैम, हम कौन है पहले ये बताओ? हम इंडिया हैं, ठीक है, हम इंडिया हैं। तो अब देखो, जिस $1 के बदले आपको पहले 5 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उस $1 के बदले आपको 4 रुपए देने पड़ रहे हैं। आपकी इंपॉर्टेंस मार्केट में बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है, और साथ साथ उसी वक्त फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हुई है। इसका मतलब whenever we talk about the word currency appreciation and depreciation, ये दोनों साथ साथ चलता है। साथ साथ चलता है का मतलब कोई अगर उठा है तो उस वक्त दूसरे को कम होना होगा। मैम इसका मतलब द होम करेंसी एप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन। बोलो, आप ही ने कहा कि अगर मैं इंडिया हूं तो फायदा एप्रिसिएशन, मैं यूएसए हूं तो डेप्रिसिएशन। दैट इज whenever the value of the home currency increases in comparison of foreign currency, that is known as home currency appreciation, and at the same time it is also known as foreign currency depreciation। बोलो ठीक है। दूसरी बात,
होम करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? ये 4 का क्या हो जाता? 6 हो जाता, 8 हो जाता, 10 हो जाता। तो whenever the value of the home currency is decreased in comparison of the foreign currency, it is known as home currency depreciation and foreign currency appreciation। बोलो ठीक है? ठीक है। इसमें 3 और बात है और चैप्टर खत्म। 3 ऐसे ही 3 बातें मैं और बताऊंगी और चैप्टर खत्म। यहां देखेंगे ध्यान से, कौन कौन सी बातें होगी? डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, बेस करेंसी, काउंटर करेंसी, बाइंग रेट, सेलिंग रेट, क्रॉस रेट, व्हीकल करेंसी, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड डिस्काउंट। ठीक है। उसके बाद रिजीम्स, दैट इज फिक्स्ड रेट रिजीम्स, floating exchange rate regimes. Floating is also known as flexible exchange rate regimes and fixed are known as pegged. Pegged, P-E-G-G-E-D, pegged। ठीक है। pegged का मतलब उसको फाइनल किया हुआ है। हार्ड pegged, हार्ड pegged का मतलब जिसमें अब अभी एक्सचेंज चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। वहां पे क्या होता है? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों के इन्वॉल्वमेंट से एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया जाता है जो एक समय तक फिक्स्ड होता है। मैंने नहीं कहा हमेशा, मैंने कहा एक समय तक फिक्स्ड होता है। उसके ऊपर कोशिश की जाती है कि मार्केट फ्लक्चुएशन का असर ना पड़े। लेकिन जब मैं फ्लेक्सिबल की बात करता हूं तो उसे फ्लोटिंग कहते हैं। फ्लोटिंग मतलब वो तो भैया एक जैसा रहने वाला है नहीं, इसके ऊपर सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो पूरा का पूरा मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसमें अच्छी खासी फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी देश का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों रिलेटेड होता है। इसका मतलब अगर मेरा देश की एक्सचेंज रेट वैल्यू बढ़ेगी तो सामने वाले की उसी वक्त कम होगी। दैट इज माय होम करेंसी एप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू द फॉरेन करेंसी डेप्रिसिएशन। बोलो ठीक है। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट होम करेंसी डेप्रिसिएशन विल बी इक्विवेलेंट टू सामने वाले की करेंसी का एप्रिसिएशन। यहां तक की बात हुई है। एक सवाल आता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 थिंग्स? नंबर 1, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन। डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी डिवैल्यूएशन। और दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन? ठीक है। 2 बातें कौन कौन सी बेटा? डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन। बार बार गला फाड़ फाड़ के थक गई मैं कि 2 ही रास्ते हैं, या तो मार्केट या गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, और कोई रास्ता नहीं है। तो ध्यान से सुनना है। मैं डेप्रिसिएशन की बात करती हूं पहले। जब भी किसी देश के एक्सचेंज रेट में, ठीक है, उसकी वैल्यू में कमी आती है ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस एंड फ्लक्चुएशन, दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। बोलो ठीक है। लेकिन जब मेरी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट जानबूझ के अपनी वैल्यू को कम करते हैं तब वो कहलाता है डिवैल्यूएशन। मतलब मैंने सारी बातों को देखा परखा और मुझे लगा कि नहीं, $1.60 का नहीं 62 का होना चाहिए। तो ये जो आपने वॉलंटरली डिस्क्रिशनरली किया है वो कहलाता है
डिवैल्यूएशन, और वो बातें जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा आपकी वैल्यू को कम किया है वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। बोलो ठीक है। दूसरा, दैट सेम अप्लाइज टू एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन। जब आपके देश की वैल्यू में मार्केट फोर्सेस की वजह से बढ़ोतरी हुई है वो कहलाता है एप्रिसिएशन, और जब आपकी गवर्नमेंट ने वॉलंटरली, आपके सेंट्रल बैंक में दोनों ने मिलके एक्सचेंज रेट को रीडिफाइन किया है तब वो कहलाता है रीवैल्यूएशन। इसका मतलब मैम, appreciation and depreciation are related to floating and devaluation and revaluation are related with fixed। बोलो ठीक बात है, समझ में आ रही बातें? कितने टॉपिक कवर हो गए? दिस इज द 95% ऑफ द चैप्टर इज फिनिश। 2 पॉइंट्स, मतलब 1 पॉइंट जिसके अंदर 2 कंपैरिजन करेंगे एंड द चैप्टर इज ओवर। ठीक है, बोलो डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। अच्छा, बेस करेंसी क्या है? जिसका रेट बता रहे हैं वो बेस, जो आगे सामने रखी है वो काउंटर। ठीक है। बैंक रेट्स क्या होता है? बैंक क्या है तो सेलिंग रेट, बाइंग रेट होंगे। बाइंग रेट हमेशा कम होगा, सेलिंग रेट हमेशा ज्यादा होगा। ये तो एकदम साधारण सोचने वाली बात है कि आप भी किसी चीज को खरीदोगे कम में और बेचोगे ज्यादा में। ठीक है। जब 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हो और उनमें एक कंट्री दोनों में कॉमन हो तो उन दोनों कंट्रीज का एक्सचेंज रेट क्रॉस रेट कहलाता है। आज का रेट स्पॉट रेट, कल का रेट फॉरवर्ड रेट। कल अगर आज से ज्यादा है तो प्रीमियम, कल अगर आज से कम है तो डिस्काउंट। व्हीकल करेंसी, वो करेंसी जो ऑलमोस्ट देशों में एक्सेप्टेबल है और बताओ, और इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने में सक्षम है, वो कहलाती है व्हीकल करेंसी। इनको एक्सचेंज रेट्स को निकालने के 2 रास्ते हैं, पहला फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फिक्स्ड को पेग्ड कहते हैं, इसको फ्लेक्सिबल कहते हैं। यहां पर जो डिटर्मिनेशन फैक्टर है वो फैक्टर है सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट। दैट इज नो इफेक्ट्स ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट फ्लक्चुएशन और मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन होता है और गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इसमें छेड़खानी नहीं करती। प्रैक्टिकल जमाने में तो भाई वही चलता है। ठीक है। फिर बात आई होम करेंसी डेप्रिसिएशन और होम करेंसी एप्रिसिएशन। तो ये बात तो मुझे याद हो जानी चाहिए कि भाई मेरा गिरना किसी का उठना है और मेरा उठना किसी का गिरना है। लेकिन जब स्पेसिफिकली डिफरेंस पूछेगा ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, तो आप क्या बताओगे कि देखो डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस की वजह से रिडक्शन हुई है, जान के नहीं करा हमने कुछ। लेकिन जब बात डिवैल्यूएशन की होगी उसमें हमने सब कुछ जानबूझ के कम किया है। बोलो ठीक है। वैसे ही एप्रिसिएशन, अगर बढ़ोतरी मार्केट फोर्सेस की वजह से हुई है तो हम क्या करें? एप्रिसिएशन। हमने जान के बढ़ाई है तो रिवैल्यूएशन। यहां तक ही पढ़ा हमने ना भी? ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक शब्द होता है आर्बिट्रेज। मैम क्या? हाँ, सेलिंग एंड बाइंग। ध्यान से सुनेंगे, सुनो ना बेटा, ध्यान से सुन लो प्लीज। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज का मतलब होता है कुछ ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिनको कई देशों के करेंसी के उतार चढ़ाव का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। ठीक है। जैसे मान लो मेरे और जापान के बीच में एक एक्सचेंज रेट है, जापान और यूएसए के बीच में एक एक्सचेंज रेट है, फ्रांस और यूएसए के बीच में एक एक्सचेंज रेट है,
और मेरे और XYZ एक और कंट्री में एक और एक्सचेंज रेट है। बोलो ठीक है, ऐसा कुछ समझ आ रही क्या बात? मतलब 4, 5, 6 कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, और वैसे ही 4, 5, 6 करेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। बेटा आर्बिट्रेज का मतलब होता है बैठे बैठे खाली दूसरे कंट्रीज की करेंसी को आपस में एक्सचेंज करके उस प्रोसेस से जो पैसा हम बनाते हैं उसको कहते हैं आर्बिट्रेज। मतलब मान लो मैंने येन खरीद लिया, जापान में येन चलता है, मान लो मैंने जापान से येन खरीद लिया, ठीक है, जापान की येन की कीमत हो सकता है कि इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा हो, मैंने क्या किया, उसको इंडोनेशियन रुपया में कन्वर्ट कर लिया। इंडोनेशियन रुपया की सबसे ज्यादा वैल्यू US डॉलर दे रहा है, तो मैंने क्या किया, उसको US डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया में कन्वर्ट करा लिया। क्या हुआ, खरीदा था येन, कन्वर्ट कराया डॉलर, और मेरा कुछ नहीं गया उसमें, मैंने सिर्फ अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और स्किल से दूसरे देशों में होने वाले एक्सचेंज रेट डिफरेंस की वजह से बैठे बैठे प्रॉफिट कमाया, उसको कहते हैं आर्बिट्रेज। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब whenever I want to exploit the difference between the exchange rates in the different countries, अगर मेरे पास वो स्किल, वो नॉलेज, जो फाइनेंशियल एनालिसिस का स्किल है, तो मैं बैठे बैठे ऐसे एक्सचेंज करके पैसा कमाऊंगा, और उसको नाम दूंगा किसका, आर्बिट्रेज का। बोलो ठीक है, समझ में आ रही है बात? लास्ट टेक्निकल पॉइंट और चैप्टर खत्म। क्यों एक्साइटेड हो रहे हो भाई इतना? तुम बैठे बैठे ऐसे कर रहे हो, और मैं 11 बजे से पहले से यहाँ पे खड़े होकर कंटिन्यूसली उसी स्पीड में चीख रही हूं, और तुमको बैठे बैठे लग रहा रे यार। हाँ जी, लास्ट पॉइंट एंड टेक्निकली द चैप्टर इज ओवर। हाँ, यहाँ पे एक और हमारे पास टेक्निकली और नॉन टेक्निकली। चलो उस बात को बताने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे पूछती हूँ। मैम पूछो, मान लो तुम्हारे देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम चलता है, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारी गवर्नमेंट ने पूरे विश्व में एक बात क्लियर कर रखी है कि अगर किसी को डॉलर चाहिए तो इसी रेट में ट्रेडिंग होगी, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इसी रेट में किए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप एक गवर्नमेंट होकर इस बात को सोचो कि इसका असर आपके देश में क्या पड़ेगा? आपके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड आपके हिसाब से बढ़ेगा कि कम होगा? और थोड़ा सा सोचो कि लोग आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सोचो वो देश इन्वेस्ट नहीं करेंगे जिनकी अगर आप पहले अप्रिशिएट हो रहे थे। इसका मतलब दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचो, लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे। पता है आपको क्यों? क्योंकि अब आपका देश थोड़ा लेस रिस्की हो गया है। सोचो आराम से, कई कोई बड़ी नहीं है। आज आपने कह दिया $1 का 60 रुपए देंगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर आपका जो करेंसी है वो इंडिया से कम हो, तो आप ऑटोमेटिकली क्या सोचोगे, इंडिया में इन्वेस्ट करो भाई। और दूसरी बात, वहां पे ज्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से मेरे लॉस होने का चांस भी कम है। लेकिन फ्लोटिंग है तो उसमें तो ऑब्वियस सी बात है कि रिस्क ज्यादा है, ठीक है। अच्छा बताओ, तुम्हारे देश में होम करेंसी एप्रिसिएशन चल रहा है, ध्यान से सुनना बात। मतलब पहले जो तुम 5 रुपए देते थे अब 4 रुपए दोगे। तो मैं आपसे 2 सवाल पूछ रही हूं, किस पे क्या असर पड़ेगा बताना। बताओ, इंपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा?
सोचो, पहले यूएसए से सामान मंगाने में 5 देने पड़ते थे, अब 4 ही देने पड़ रहे हैं। तो और मंगाओगे या कम करोगे? मंगाओगे। इसका मतलब अगर अब तुम्हारी करेंसी एप्रिशिएट होगी तो तुम्हारा इंपोर्ट भी। अब सुनो, बेचारा जो एक्सपोर्टर पहले $1 के 5 रुपए लेता था, अब उस बेचारे को केवल, तो वो क्या करेगा? एक्सपोर्ट। सोचो ध्यान से, क्या मैंने आपको बोला कि ये मार्केट डिटरमिन्ड है? नहीं है, है ना? जैसे ही तुम इंपोर्ट बढ़ाओगे और एक्सपोर्ट कम करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारा करेंसी डेप्रिशिएट करना शुरू कर देगा, नहीं करेगा? अभी अभी तो हमने देखा कि अगर मैं तुमसे मांगती ही रहूं तो मेरी वैल्यू तो कम हो ही जाएगी। आज ये बढ़ी है और मैंने उसी इंस्टेंस में तुरंत इंपोर्ट बढ़ा के एक्सपोर्ट, तो मार्केट मैकेनिज्म तो फिर रिवर्स हिट करेगा या नहीं करेगा? वो कब कितने समय में करेगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा होगा। क्या इसका वाइस वर्सा करेंसी डेप्रिसिएशन में होगा? बोलो। इसका मतलब जो लोग इंपोर्ट करते थे वो कम कर देंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो फिर मार्केट मैकेनिज्म रिवर्स करेगी और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद वो चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। मैम ये क्यों बता रहे हो आप? मैं आपको ये सब बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी फॉर होम करेंसी डेप्रिसिएशन? बताओ किसी भी देश की इकोनॉमी में क्या असर होगा अगर उसके एक्सचेंज रेट की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में गिर रही है? तो आप बताओगे कि एक्सपोर्ट वो बढ़ाएगा, इंपोर्ट कम करेगा। ठीक है, चलो नाउ फाइनली द लास्ट वन। नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट्स। ध्यान से सुनना है बेटा, ध्यान से सुनना है। आखिरी बात ऑफ द चैप्टर, टेक्निकली नॉन टेक्निकली सब कुछ, आखिरी बात। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जो आज के दिन जो भी करेंसीज का डायरेक्ट कोट है वो रेट कहलाता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसका मतलब $1 इज इक्वल्स टू 72 रुपीज मान लो, तो ये क्या हो गया? नॉमिनल एक्सचेंज रेट। आज के प्रेजेंट के रेट के हिसाब से जो बातें करेंसी वाइज हम कर सकते हैं वो कहलाता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, दूसरा क्या है? रियल। अब बात को ध्यान से सुनना। एक तो क्या होता है पता है, बातें करते वक्त आप इतना प्यारा मुस्कुरा रहे होते हैं कि कौन उस मुस्कुराहट को कौन डांट के खत्म करे यार। ओ हीरो, ज्यादा नहीं, आपको आज भी ऑप्शन दे रही हूं, कल से मत बैठना अगर नहीं सुनी जा रही है तो। चलिए नॉमिनल ठीक है, $1 72 रुपए, काम खत्म। मैंने कहा आजकल फेसबुक पे आपने कई चीज देखी होगी कि आपको अगर खाना खाना है दूसरे XYZ देशों में तो कहां कहां कितने कितने पैसे खर्च करने होंगे। या चलो अगर हम इंडिया की बात करें तो एक दिल्ली में अगर एक एवरेज आदमी को खाना खाना है और उसके पास 50 रुपए हैं तो वो खाना खा सकता है। एक एवरेज मतलब वो पेट भर सकता है 50 रुपए में। लेकिन अगर हम मुंबई में जाएं तो ऑटोमेटिकली वो चीज 50 से 80 हो जाती है। आप चेन्नई में जाओ तो 50 की 30 है। बोलो सही बात है। इसका मतलब ध्यान से सुनना है, इसका मतलब एक प्रोडक्ट
अगर मैं किसी शहर में खरीदने जाऊं, पहले शहर में समझ लो, उसी की जगह कंट्री लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रोडक्ट अगर मैं किसी शहर में खरीदने जाऊं तो मुझे उसके 25 रुपए देने पड़ रहे हैं, और अगर मैं उसमें कहीं और खरीदने जाऊं तो मुझे उसमें 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। ध्यान से सुनना है बात। आप कह सकते हो क्या कि दिल्ली चेन्नई से 2 गुना महंगा है? बोलो। अगर वो प्रोडक्ट मुझे 25 रुपए में मिल रहा है चेन्नई में, और वही प्रोडक्ट के लिए मुझे 50 रुपए दिल्ली में खर्च करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब जो वहां का जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 2 गुना है। कहां? दिल्ली में, इन कंपैरिजन ऑफ चेन्नई। तो बेटा यही आप कंट्री लगाओ कि अगर एक प्रोडक्ट, देखो 2 सोच होती है। एक कि अगर मुझे ब्रेड की पैकेट खरीदनी है इंडिया में तो मुझे अंदाजन 30 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है। लेकिन वही ब्रेड की पैकेट जब मैं यूएसए में खरीदने जाता हूं तो मुझे $1 खर्च करना पड़ता है। बोलो ठीक है। इसका मतलब मुझे उस ब्रेड के 72 रुपए देने पड़ते हैं। कहां? यूएसए में। तो आप कह सकते हैं कि डबल है। बोलो। इसका मतलब इसे कहते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स का मतलब अगर मैं 100 रुपए लेके इंडिया के मार्केट में चला जाऊं तो मैं क्या क्या खरीद के ला पाऊंगा, उसे कहते हैं डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। बोलो ठीक है। एक्सचेंज रेट के पर्सपेक्टिव से। और वही 100 रुपए अगर मैं अमेरिका में लेके निकल जाऊं, $100 नहीं, 100 रुपए, सेम प्राइस। अगर वो 100 रुपए मैं अमेरिका में लेके निकल जाऊं तो मुझे एक बर्गर मिलेगा खाने को, वो भी शायद स्ट्रीट से मिलेगा खाने को। तो दिस इज नोन एज द रिलेशनशिप बिटवीन द डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स एंड द फॉरेन प्राइस इंडेक्स। तो रियल एक्सचेंज रेट कहता है कि असलियत में तो कैसे कोई चीज चलती है भाई, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू द रिलेशन बिटवीन डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स अपॉन फॉरेन प्राइस इंडेक्स। मतलब अगर मैं यहां पे 72 रुपए दे रहा हूं डॉलर का, ध्यान से सुनना है, अगर मैं यहां 72 रुपए दे रहा हूं लेकिन मेरा जो डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स है वो 0.5 है, इसका मतलब वहां के हिसाब से इसकी जो यूटिलिटी है वो आधी ही है। तुम चाहे 72 रुपए यूएस से ले आओ लेकिन तुम वहां के हिसाब से इसका आधा ही कंज्यूम कर पाओगे। मतलब जो तुम्हारी वैल्यू है वो हमारे हिसाब से कितनी है? आधी। परचेजिंग अगर तुम करने निकलते हो तो तुम कितना खरीद सकते हो? आधा ही खरीद सकते हो। बोलो ठीक है। फिर से बताऊं, फिर से बताओ, ध्यान से सुनो। कितना रेट है? मान लो 70। इसका प्राइस इंडेक्स कुछ और है और इसका प्राइस इंडेक्स कुछ और है। ऐसा मैं मानती हूं कि मेरा डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स कम है, किससे? फॉरेन प्राइस इंडेक्स या ज्यादा है मान लो। और मान लो चलो यहाँ 100 रुपए और यहाँ 90 है, तो इसका मतलब मान लो 1.1 हो गया अंदाजन 1.1। इसका मतलब मेरा एक्चुअल रेट तो कितना है? 72, लेकिन वो मुझे पड़ कितने का रहा है? 72 इंटू 1.1। इसका मतलब हाँ, जो भी XYZ जो भी हो रहा है, ये मेरा काम करनी है अभी, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे 72 रुपए वाली चीज जो इंडिया में 72 की मिलती है, वही चीज मैं यूएसए में खरीदने जाऊंगा तो इंडियन रुपीस के हिसाब से कितने की पड़ेगी? वो कहलाता है रियल एक्सचेंज रेट। सोचो, कम होता, हाफ होता, तो इसका आप उल्टा भी लगा सकते हो कि $1 अगर वो यहां लाता है तो वो वही सामान 36 रुपए अपना आधा पैसा खर्च करके वही सामान मेरे देश से खरीद के ले जा सकता है, जिसके लिए मैं पूरा $1 खर्च कर रहा हूं। बोलो ठीक है।
$1 अगर वो लाता है तो आधे $0.5 में ही वो सामान खरीद लेगा जो जिसके लिए मुझे XYZ रुपीस देने पड़ते हैं। बोलो ठीक है। डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स और फॉरेन प्राइस इंडेक्स का मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसको बता दो, बहुत सारी बातें हमने सीख ली, लाइन से बताओ। पॉइंट 1, जब हम लिखेंगे इस चैप्टर को पूरा पॉइंट में लिखेंगे, 10-15 पॉइंट होंगे और चैप्टर खत्म। पहले डेफिनेशन, एक यूनिट ऑफ करेंसी के लिए दूसरे यूनिट कितने यूनिट ऑफ दूसरे करेंसी देने पड़ेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। डायरेक्ट कोट, व्हेन द बेस करेंसी इज फॉरेन करेंसी, काउंटर करेंसी इज होम करेंसी, डायरेक्ट कोट। वाइस वर्सा, इनडायरेक्ट कोट। क्रॉस रेट, 3 कंट्री 1 कॉमन, दोनों का रेट क्रॉस रेट। बाइंग रेट किसका है, बैंक का, ऑफ बाइंग द फॉरेन करेंसी। सेलिंग रेट बैंक का जो फॉरेन करेंसी बेचेगा। व्हीकल करेंसी जो ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल है और किसी भी प्रकार से इंटरनेशनल ट्रेड को चलाने में मददगार है, ठीक है। उसके बाद स्पॉट रेट, आज का रेट, कल का रेट, फॉरवर्ड रेट। आज से ज्यादा होगा कल तो प्रीमियम, कम होगा तो डिस्काउंट। उसके बाद आर्बिट्रेज, ठीक है। सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्किल्स और एनालिसिस का फायदा उठाते हुए डिफरेंट कंट्रीज के बीच के एक्सचेंज रेट का फायदा उठा के जब आप कुछ % प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तब वो कहलाता है आर्बिट्रेज, ठीक है। फिर याद दिला देती हूं, 4 कंट्री में अलग अलग है। मैंने इस कंट्री का लेके वहां से एक्सचेंज किया, उसको किसी और कंट्री में एक्सचेंज किया, फिर आके अपने देश में एक्सचेंज करा लिया, ठीक है। उसे कहते हैं आर्बिट्रेज। 2 रिजीम्स, फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट। फिक्स को पैक्ड, फ्लेक्सिबल। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, मार्केट फोर्सेस विथ लॉट्स ऑफ फ्लक्चुएशंस। ये ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है एक सर्टेन पीरियड के लिए, कॉन्टिन्यूअसली फ्लक्चुएट करता है। इसी के ऊपर आया डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। अगर आपका एक्सचेंज रेट इंप्रूव होता है तो एप्रिसिएशन और कम होता है तो डेप्रिसिएशन। आपका एप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन है और आपका डेप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी का एप्रिसिएशन है। और अगर मार्केट फोर्सेस से कम होता है तो डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट जानबूझ के करती है डिवैल्यूएशन। ऐसे ही अगर बढ़ता है तो गवर्नमेंट बढ़ाती है तो रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद आपको एक मन में बात बिठानी है कि करेंसी एप्रिसिएशन, कान खोल के सुन लो, करेंसी एप्रिसिएशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं तो गवर्नमेंट के पास से फॉरेन करेंसी जानी शुरू हो जाती है, तो गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व में डेफिसिट आना शुरू हो जाता है और इसका उल्टा काम होता है डेप्रिसिएशन में। इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं आगे रहूं, वो चाहती ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं चाहिए, ठीक है। ये उल्टा उसके साथ हो गया। इसका मतलब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स मेरे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आई बारी नॉमिनल और एक्सचेंज रियल एक्सचेंज रेट्स की। नॉमिनल ने कहा फ्लैट एक्सचेंज रेट दैट इज $1 इज इक्वल टू दिस रुपीस इज नॉमिनल। लेकिन जब मैं उसकी महंगाई को, उसके प्राइस को अपने कंट्री के प्राइस से कंपेयर करती हूं तब जाके मुझे पता चलता है कि वो एक्चुअल में पढ़ कितने का रहा है। वो ₹72 तो ठीक है, लेकिन मुझे एक्चुअल उसके लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, दैट इज नोन एज रियल एक्सचेंज रेट। सो दिस ends up the concepts of exchange rates and its economic effects, ठीक है। ऑडिट की क्लास तो है नहीं, नहीं है नहीं है, ठीक है, नहीं है ऑडिट की क्लास। है क्या भरत भैया?
हाँ नहीं, अरे यार वो पता चला बोलते मैं नहीं है। देखो एक उम्मीद में अगर तुम 2 बजे तक बैठना 4 बजे तक बैठना चाहते हो तो अलग बात है, क्योंकि उनसे बात हो नहीं पाई है कि जो भी। और रही बात टैक्स की, जो पीजीपीपी वाला था वो पीजीपीपी वाला सर वॉज कंफर्टेबल टिल 12 to 2। एक्चुअली 2 बजे उनकी दूसरी क्लास है, तो चाहे वो फर्स्ट ग्रुप वाले बच्चे हों, चाहे सेकंड ग्रुप वाले बच्चे हों, चाहे बोथ ग्रुप वाले बच्चे हों, अपना अपना कॉपी किताब बंद करो और घर जाओ। रुको आप बैठ जाओ चुपचाप। मैम ऐसे थोड़ी, 1 मिनट यार, देखो अच्छा 1 मिनट मैम ऐसे क्या हो गया, इधर देखो देखो ना, ऐसे नहीं करा, इधर देखो और फिर फालतू की बैठ जाओ, बोलो ना। द नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया इज 56 पर डॉलर। क्या आपको याद आ गया ये क्या दिखा रहा है? प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज 116 एंड प्राइस इंडेक्स इन यूएसए इज 112। व्हाट इज द रियल एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया? 56 into 1/16/112। ये 2 नंबर दे रहा है इंस्टीट्यूट इसका। व्हाट इज द रियल एक्सचेंज रेट? क्या ये होएगा? ठीक है, अच्छा सुनो, प्राइस इंडेक्स डोमेस्टिक का ज्यादा है, इसका मतलब मुझे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े, मतलब 56 से ज्यादा एक्चुअल रेट उसका मुझे पड़ेगा। ठीक है, आप जाओ पक्का।